हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट फुड यूट्यूब चैनल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। तो आखिर ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, नेम में ही क्या है, नोटेशन। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट, एक तरह का बोल सकते हैं चिन्ह है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आखिर किसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये है फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फंक्शंस को क्या करते हैं हम, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन से फंक्शंस, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो पिछले के कुछ वीडियोज में हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे किसी एल्गोरिथम का, या जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे थे, तो वो आ रहा था फंक्शन में, ना कि हमें वॉच टाइम मिल रहा था। लाइक अगर मेरे पास कोई एल्गोरिथम गिवन है और जब मैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा, ना कि मेरे पास 10 मिली सेकेंड या 15 मिली सेकेंड आएगा। तो हमने देखा था कि कई सारे एल्गोरिथम के अलग अलग फंक्शंस आए थे। तो स्टूडेंट ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हम लोग जो एग्जाम्पल देखे थे वो बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल था, है ना। लेकिन ये एल्गोरिदम दरअसल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखें तो उसके एल्गोरिदम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब आप उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जो फंक्शंस आता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और हम ऐसा नहीं चाहते कि उस फंक्शन को बार बार हम लिखें, और उस फंक्शन को देखकर हमें एक तरह से बोल सकते हैं कि एकदम से अंदाजा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं, तो जो मेरे पास फंक्शन आता है, लाइक वो टाइम फंक्शन हो या स्पेस फंक्शन हो, हम उसे एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम फंक्शन, जो हमारे पास स्पेस फंक्शन आ रहा है, हम क्या करते हैं कि उन सभी को क्लास में डिवाइड करते हैं और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के माध्यम से हम उसे डिनोट करते हैं, ताकि जैसे ही मैं उस नोटेशन को देखूं तो मुझे पता लग सके, अच्छा ये इस क्लास का फंक्शन है। अगर मैंने देखा बिग O ऑफ एन स्क्वायर, तो मुझे पता चल गया, अच्छा ये एन स्क्वायर क्लास का है और ये इस एल्गोरिथम का अपर बाउंड बता रहा है। अगर मैंने देखा ओमेगा ऑफ एन, तो मुझे पता चल गया, अच्छा ये एन क्लास का है और ये एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल डिटेल बता दिया। अब जब आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा सामने में, तब आपको समझ में आएगा। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग डेफिनेशन को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, और आपको ग्राफ जब एक बार समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशन टोटल जो होते हैं वो 3 होते हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स से आया है, क्योंकि जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये खुद मैथमेटिक्स से आया है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑब्वियस सी बात है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। टोटल 3 हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं एल्गोरिथम को डिनोट करने के लिए। सबसे पहला है स्टूडेंट बिग O नोटेशन, ठीक है, जिसे हम बिग O से डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, इसे हम इस प्रकार से ओमेगा से डिनोट करते हैं। और तीसरा है आपका थीटा नोटेशन, थीटा, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। जो आप लोग पढ़े होंगे ना 10th स्टैंडर्ड्स में, साइन थीटा कॉस थीटा, वही थीटा है। ये जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये एल्गोरिथम के डिफरेंट डिफरेंट बाउंड को बताते हैं। बिगो जो होता है ये एल्गोरिथम का अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड। अभी आपको घबराना नहीं है, हम लोग एकदम तीनों को एग्जाम्पल के माध्यम से, डेफिनेशन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो बिग ओमेगा होता है ये एल्गोरिथम का लोअर बाउंड को बताता है, ठीक है, और थीटा एवरेज बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले बिग ओ, फिर बिग ओमेगा और थीटा को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिग ओ को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बिग ओ।
तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। आखिर डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। द फंक्शन fn is big O of gn if and only if there exists positive constants c and n node such that क्या, जो आपका फंक्शन fn है, ये लेस देन इक्वल्स टू c इंटू g ऑफ n फॉर ऑल मैं इसी कलर से लिख देता हूँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये ही समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, और ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इजी वे में समझ सकते हैं तुरंत एकदम। देखिए ये कह क्या रहा है कि एक फंक्शन fn ओमेगा ऑफ gn होगा। अब ये gn क्या है? ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक फंक्शन ओमेगा ऑफ gn होगा इफ एंड ओनली इफ, केवल अगर पॉजिटिव कांस्टेंट्स c और n नोड होंगे, कुछ इस प्रकार से कि फंक्शन fn लेस देन इक्वल्स होगा c इंटू gn के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड। अब इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लोग समझे तो इजी वे में समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक fn इक्वल्स 2n प्लस 3। एकदम सिंपल सा फंक्शन है ये, fn इक्वल्स 2n प्लस 3 है। हमें इसका बिग O फाइंड आउट करना इस फंक्शन का, तो इस डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग बिग O फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो डेफिनेशन क्या कहता है? फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन है हमारा 2n प्लस 3, फंक्शन मैंने लिख दिया, ये लेस देन इक्वल्स होना चाहिए c इंटू gn। अब c और gn यहाँ पे मैं क्या लिखूं? चलिए ये है आपका c और ये है आपका gn। तो देखिए c क्या है स्टूडेंट? कोएफिशिएंट है, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। और gn क्या है? यहाँ पे आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में देखा था कंपैरिजन ऑफ टाइम फंक्शन, जहाँ पे हमने देखा था वन मीन्स कौन सा फंक्शन जो है वो लेस है और कौन सा फंक्शन जो है हाई है, यानी कि बड़ा है और छोटा है, ये हम लोग समझ गए थे। चलिए तो यहाँ पे gn की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट शर्त क्या है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे? हम लोग यहाँ पे अभी अलग अलग चीजों को लिख कर देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ m। ध्यान रहे जब भी आप gn का वैल्यू को लिख रहे हैं तो आपको एक सिंगल टर्म को लिखना है। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें टोटल 2 टर्म है, लेकिन आपको जब gn लिखना है तो सिर्फ एक ही टर्म लिखना है, 2 टर्म नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n। अब मैं इस c में क्या लिखूं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? आप खुद से सोचिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है? n जो है वो बड़ा हो जाएगा 2n प्लस 3 से? नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो फिर भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो तब लग रहा है 3 लिखने पर कि हाँ ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ठीक है। एकदम इजी वे में समझना है स्टूडेंट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2n प्लस 3, ये हो गया लेस देन 3, ये हो गया 3 इंटू n। नाउ अब यहाँ पे क्या करा है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि आखिर n नोड क्या है ना, c और n नोड 2 कांस्टेंट है, c को मैंने पता कर लिया 3 होगा, n नोड क्या होगा? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे n का वैल्यू अब हम लोग पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू रख दूं 0, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू रख दूं 0, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल्स 3, यस कंडीशन सेटिस्फाई।
चलिए इनका वैल्यू को 1 रख देते हैं। तो अगर मैं 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 लेस देन इक्वल्स, और ये हो जाएगा 3 × 1, ये हो जाएगा 3। तो क्या 5 लेस देन इक्वल्स 3 है? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स हो गया, यानी 1 पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं इनका वैल्यू 2 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 + 3, ये हो जाएगा 7 लेस देन इक्वल्स, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो क्या 7 जो है वो 6 से छोटा है या बराबर है? नहीं, कंडीशन हमारा 2 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलिए n की वैल्यू को 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 6 और 3 9, तो 9 लेस देन इक्वल्स, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया जब n का वैल्यू, एकदम ध्यान देना यहाँ पे, जब n का वैल्यू हुआ 3 तब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम 4 रख कर देखते हैं। जब n का वैल्यू मैं रखूं 4 तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, और 8 और 3 होता है 11 लेस देन इक्वल्स, ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो 11 12 हो, 11 जो है ये 12 से छोटा होगा। तो यानी कि अब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया है, एक n का ऐसा वैल्यू मिल गया है जिसके बाद से ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में? क्या मैंने बोला, ये जो कंडीशन है हमारा 2n + 3 लेस देन इक्वल्स 3 × n, ये ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 3। यानी कि 3 के बाद आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, ठीक है, आप 4 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, सभी के लिए ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा। लेकिन अगर आप 2 लीजिएगा तो इसके लिए कंडीशन ये मेरा नहीं ट्रू रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे मैं इरेज कर दूं स्टूडेंट, इसका कोई यहाँ पे अब मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने देखा क्या कि जैसा मैंने बिग ओ के डेफिनेशन को बताया उसी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे इस कंडीशन को लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये है आपका Fn। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है आपका Fn, ये है आपका C, और ये है आपका Gn। तो हम इस कंडीशन को देखते हुए क्या बोल सकते हैं कि Fn इज बिग O ऑफ Gn, बोल सकते हैं ना, FO ऑफ बिग O, Fn इज इक्वल्स बिग O ऑफ Gn। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 2n + 3 इज बिग O ऑफ n, Gn यहाँ पे क्या है n, है ना, बोल सकते हैं। और ये हम लोग सिंपल सा देखे भी थे, जब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n + 3 आता था तो डायरेक्टली हम बिग O ऑफ n लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर क्यों बिग O ऑफ n लिखते थे। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपको पढ़ाया तो वहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा था बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n स्क्वायर। मैंने बोला था बाद में हम लोग समझेंगे कि बिग ओमेगा और थीटा नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां पे डायरेक्टली लिख रहा था। तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये बिग O ऑफ Gn है। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में अभी आ गया है। डेफिनेशन क्या कर रहा था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि कोई एक फंक्शन मान लिया हमने 2n + 3, वो बिग O ऑफ Gn होगा। तो हमने देखा 2n + 3 बिग O ऑफ n है। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि दो पॉजिटिव कांस्टेंट C और n नोट, C ये रहा, n नोट आपका ये रहा, ठीक है, सच डैट, कुछ इस प्रकार से कि जो आपका फंक्शन है वो लेस देन इक्वल्स हो C × Gn के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोट, यानी n नोट का एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद से ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो फंक्शन था हमारा 2n + 3, मैंने लेस देन इक्वल्स किया और यहाँ पे Gn के जगह पे कोई एक टर्म को लिखा और उसके बाद कोएफिशिएंट को यहाँ में रखता गया, लाइक 1 सही होगा या नहीं, 2 होगा या नहीं, 3 होगा या नहीं। तो 3 पे ये सेटिस्फाई कर गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 3। नाउ अब यहाँ पे बात क्या आती है कि सर हमें बिग O निकालना है तो क्या इतना परेशान होना पड़ेगा? नहीं, परेशान नहीं होना, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। देखिए सबसे पहले एक बात को समझते हैं, मैंने क्या बोला था कि ये Gn की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म लिख सकते हैं। क्या ऐसा सही है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है 2n + 3, ठीक है, लेस देन इक्वल्स होना चाहिए C × Gn। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1 × n²? क्या ऐसा लिख सकता हूँ?
तो क्या ये कंडीशन सही है, पहले ये देखना है। क्या 2n+3 लेस देन इक्वल होगा 1 इंटू एन स्क्वायर के? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल होगा भाई, यहाँ पे सीधा स्क्वायर हो जा रहा है। और ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या, या सिंपली 1 लिख देता हूं मैं। 1 पे सेटिस्फाई ये होगा क्या, नहीं होगा 1 पे सेटिस्फाई। तो ये 1 की जगह पे देखिए, आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं अभी चूंकि आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए मैं लिख देता हूँ 3n² या 2n², सिंपली 2n², और 2n² पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो 5n² लिख देते हैं, ठीक है, 5n²। हाँ, तो क्या हम यहाँ पे n² लिख सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई हो रहा है अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स, और ये भी हो जाएगा आपका 5। अगर n का वैल्यू 2 रखे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 3 7 लेस देन इक्वल्स, और ये तो हो जाएगा भाई साहब आपका 5 चौके 20 हो जाएगा ये। यानी कि n का वैल्यू 1 और 1 के बाद सारे n के वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यस ये कंडीशन सही है आपका। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका Fn, ये हो गया Fn, ये है आपका कोएफिशिएंट C, और ये हो गया आपका Gn। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा 2n+3 ये बिग O ऑफ n² है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब सर अभी हमने देखा कि 2n+3 बिग O ऑफ n है, और 2n+3 आप यहाँ पे बोल रहे हैं बिग O ऑफ n² है, ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये क्या नया लोचा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने क्या बताया कि जो बिग O होता है, जो बिग O होता है, ये क्या बताता है आपको, अपर बाउंड बताता है। ये क्या बताता है, अपर बाउंड ऑफ एनी एल्गोरिथम। अब अपर बाउंड का क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ क्लासेस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, कुछ इस तरह का टर्म 1 लेस देन, और उसके बाद log n हो गया आपका, रूट n हो गया, है ना, उसके बाद n, देन n log n, कुछ इस प्रकार से, और काफी सारे थे लाइक n², n³ डॉट डॉट डॉट, है ना, 2 पावर n, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं बेसिकली कि देखिए आपका ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है 2n+3, 2n+3, ये किस क्लास का फंक्शन है, ये है इस क्लास का, n क्लास का, ये इस n क्लास का फंक्शन है। नाउ इस n से बड़ा, इस n से बड़ा जितना भी क्लास है इंक्लूडिंग n, ध्यान देना है इंक्लूडिंग n, ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। ये क्या हो जाएगा, अपर बाउंड फॉर दिस एल्गोरिथम या फॉर दिस फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन का जब मैं बिग O निकाल रहा हूं तो ये फंक्शन जिस क्लास का है उसके साथ साथ इससे जो भी बिगर क्लास है लाइक n log n, n², 2 पावर n, ये क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि 2n+3 इज बिग O ऑफ n log n। यस, क्योंकि ये अपर बाउंड है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2n+3 नहीं लिखते हैं, fn लिख देते हैं, या 2n+3 लिखते हैं। 2n+3 इज बिग O ऑफ n²। यस, 2n+3, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 2n+3 इज बिग O ऑफ 2 पावर n। यस, ये लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2n+3 इज बिग O ऑफ log n। ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो log n है, ये नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, ध्यान देना, ये log n है, क्योंकि ये जो log n है, ये देखिए ये क्या है, n क्लास से छोटा है, ये n क्लास से छोटा है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम n log n लिख सकते हैं, n² लिख सकते हैं, n³ लिख सकते हैं, 2 पावर n लिख सकते हैं, n पावर n लिख सकते हैं, मगर हमें यूज कौन सा करना है,
यूजफुल कौन होगा? तो ध्यान देना है जो नियरेस्ट वन होता है वो यूजफुल होता है। तो यहाँ पे यूजफुल क्या है? 2n+3 इक्वल्स बिग O ऑफ n। ये है हमारा यूजफुल टर्म और इसका हम लोग यूज करेंगे। तो आखिर क्यों हम लोग ये लिखते हैं, क्यों अपर बाउंड निकालते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कैसा एग्जाम्पल लिया है, एकदम जिसको कह सकते हैं कि LKG का एग्जाम्पल, मीन्स एल्गोरिथम एनालिसिस में जिसे LKG का एग्जाम्पल बोलना चाहिए, वो एग्जाम्पल लिया है। जब आप एक बहुत बड़े फंक्शन का मैं बोलूँ एसिम्प्टोटिक नोटेशन में उसको लिखते हैं, या आप किसी बड़े एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो उसके अपर बाउंड को जब आप निकालते तो एग्जैक्ट बताना वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे थीटा नोटेशन, जो कि एकदम बोला जाता है कि वो सबसे अच्छा है थीटा नोटेशन अगर आप निकाल लेते हैं तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम है जिसका थीटा नोटेशन हम नहीं निकाल सकते, वहां पे हम अपर बाउंड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, या वहां पे हम लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए मैं ग्राफ के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि आखिर ये अपर बाउंड होता क्या है। तो यहाँ पे स्पेस है, मैं ग्राफ यहीं बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये हाँ सही है, हाँ यहीं पे बना देते हैं ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपका ये मान लीजिए है साइज ऑफ n, यानी कि साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, साइज ऑफ n जो इनपुट, और ये है आपका रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मैं ROF लिख दूं, रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ पढ़ाया ना मैंने एक सेपरेट वीडियो में। चलिए अब देखिए FN और CGN ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेट से कर देता हूं FN को। तो देखिए, मान लिया जाए ये है आपका FN, या पहले CGN को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है अगर आपका CGN, CGN और FN, तो ये है आपका लाइक FN। ठीक है, दूसरा कलर मैं ले लेता हूं, ये कुछ ऐसा, ये है आपका FN। तो यहां पे देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए ग्राफ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि n के शुरुआती वैल्यूज के लिए, चूंकि ये क्या है n है, तो n के शुरुआती वैल्यूज के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो FN है ये कभी CGN से बड़ा है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी छोटा है। देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाला FN है, ध्यान से देखिए। तो आप देख सकते हैं कि n के शुरुआती वैल्यूज के लिए, n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए FN कभी ग्रेटर देन CGN है, कभी लोअर देन CGN है, कभी ग्रेटर देन CGN है, कभी लोअर देन CGN है। मगर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद से FN जो है हमारा वो ऑलवेज लोअर देन CGN होगा, और यही पॉइंट को हम बोलेंगे n नोड। तो इसी बात को मैंने लिखा था डेफिनेशन में, और इसी बात को मैंने समझाया एग्जाम्पल में। कैसे? मैंने यहाँ पे देखा क्या, ध्यान देना है एकदम, मैंने देखा क्या कि 2n+3 जो हमारा फंक्शन था वो लेस देन इक्वल्स 3 इंटू n है, वो लेस देन इक्वल्स 3 इंटू, ये जो FN है ये समझ लीजिए 2n+3 का ग्राफ है नहीं, लेकिन मान लीजिए ना FN है, और ये आपका CGN 3n का ग्राफ है। तो n के शुरुआती वैल्यूज के लिए, लाइक जब n मेरा 0 है, जब n मेरा यहाँ पे 0 है, जब n मेरा 1 है, जब n मेरा 2 है, तो इसके लिए मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए मेरा कभी बड़ा हो सकता है FN, कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। लेकिन जब n का वैल्यू 3 हो जाएगा ना, जब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, उसके बाद से FN मेरा हमेशा छोटा रहेगा। ये जो FN है ये हमेशा छोटा रहेगा CGN से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 3। ये जरूरी नहीं है ग्रेटर देन इक्वल्स 3 हो, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द GN। ठीक है, और यहाँ पे GN की जगह पे आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं, लाइक
एन स्क्वायर। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो बिग ओ है वो क्या होता है, अपर बाउंड होता है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो जो हमारा फंक्शन जिस क्लास का है, लाइक जो 2n+3 है ये n क्लास का है, तो इंक्लूडिंग n, इससे बड़े जितने भी फंक्शंस, जितने भी मैं बोलूं क्लासेस ऑफ फंक्शंस होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे। मींस मैं लिख सकता हूं 2n+3 इज बिग ऑफ n, या बिग ऑफ n log n, बिग ऑफ n स्क्वायर, बिग ऑफ 2n, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं बिग ऑफ log n, बिकॉज log n जो है वो n क्लास से छोटा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो आई होप आप लोग बिग ओ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नाउ अब हम ये समझते हैं बिग ओ में ही कि अगर मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए और मुझे बिग ओ निकालना है तो क्या इतना सारा झंझट करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में निकल जाएगा। तो इतना मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि समझाने के लिए। देखिए सिंपल सा कैसे निकालना है। देखिए अगर शुरू से एकदम अच्छे से समझते हैं, दिया हुआ है fn इक्वल्स 2n+3, ये है ना। अब इसको क्या करना है, हमें इसका बिग ओ निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2n+3 इज लेस देन इक्वल्स, अगर एकदम सिंपल बनाना है तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, ये जो 2n है ना और ये जो 3 है इन सब में n लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए 2n+3n कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2n+3 इज लेस देन इक्वल्स 5n, और ये कंडीशन ट्रू होगा ऑलवेज n लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल्स 1। आप चेक करके देख लीजिए। ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है, आप देख लीजिए ना, यहाँ 2n है और इसमें 3 ऐड हो रहा है और यहाँ पे ये 5n है, तो ये 5n हमेशा बड़ा होगा। आप n का वैल्यू अगर 1 भी लेते हैं, लाइक देखिए n का वैल्यू अगर मैं लूं 1 तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं n के वैल्यू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स 5। n का वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अगर n का वैल्यू मैं 3 लूं तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 9 लेस देन इक्वल्स ये हो जाएगा 5 3 15। तो आप देख सकते हैं कि 1 के बाद जितने भी मेरे पास n के वैल्यू है सबके लिए ये मेरा कंडीशन ट्रू है। तो यहां से भी मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका fn, ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका gn। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, बिग ओ ऑफ n है। सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं n स्क्वायर का, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें फंक्शन दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 इस प्रकार से, और हमें इसका बिग ओ निकालना है। तो बिग ओ निकालने का एक तो तरीका, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं बार बार n के लिए वैल्यू चेक करूं, या मुझे सिंपल निकालना है। और यहाँ पे चूंकि ये देख के ही पता चल रहा है कि ये बिग ओ ऑफ n स्क्वायर होगा, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स होगा 2n स्क्वायर, सब में n स्क्वायर लगा दीजिए, n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर, यानी कि ये जो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स होगा 2 3 2 1 3 और 3 और 5 हो जाएगा 8n स्क्वायर के, और ये होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 1। आप देख लीजिए n का वैल्यू 1 रखिए, n का वैल्यू 2 रखिए, देख लीजिए n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, अच्छा n का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, तो ये तो आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 5, तो 5 2 7 1 8 होता है, तो 8 लेस देन इक्वल्स 8 है ना। उसके बाद आप 2 रखिए 3 रखिए, ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फंक्शन जो गिवन था, ये हो गया कोएफिशिएंट वैल्यू, और ये हो गया आपका g ऑफ n। तो इस कंडीशन के माध्यम से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है ये बिग ओ ऑफ n स्क्वायर है। आप इसे बिग ओ ऑफ n क्यूब भी बोल सकते हैं, आप इसे बिग ओ ऑफ 2 पावर n भी बोल सकते हैं, बिकॉज अपर बाउंड हम निकाल रहे हैं। मगर यूजफुल कौन है, यूजफुल वो है जो नियरेस्ट वन, हम कोशिश करेंगे नियरेस्ट वन फाइंड आउट करने का। अब चूंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि इसका तो नियरेस्ट वन क्या है, इसका तो थीटा भी निकाले तो n स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ।
जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग लेंगे काफी सारे एग्जांपल्स जहाँ पे हम निकालेंगे हर एक जो एल्गोरिथम रहेगा उसके एसिम्प्टोटिक नोटेशन में अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज बाउंड को। ठीक है, तो बिग ओ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट जो हमारा सेकंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमें पढ़ना है, दैट इज बिग ओमेगा को। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं टॉपिक बिग ओमेगा। ठीक है, या इसे आप सिंपली ओमेगा भी बोल सकते हैं, बिग ओमेगा। ये क्या बना, बिग ओमेगा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है, द फंक्शन, सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। ठीक है, द फंक्शन एफ एन इज इक्वल्स बिग ओमेगा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली if and only if there exist positive constants c and n node such that, सेम डेफिनेशन आपको लग रहा होगा ना, एकदम सेम है, थोड़ा सा क्विक आप लोग समझ जाइएगा, इसीलिए मैंने बिग ओ पे ज्यादा समय दिया है। अब बिग ओमेगा और थीटा 5-5 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, so the function fn is equals big omega of gn if and only if there exist positive constants c and n nodes such that अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, such that function fn is greater than equals c into gn for all n greater than equals n node। तो हुआ क्या यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये सिंबल चेंज हो गया है। पहले फंक्शन जो था हमारा वो लेस देन इक्वल्स होना चाहिए था सीजीएन के, अब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन होना चाहिए सीजीएन के। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बिग ओमेगा होता है ये हमें क्या देता है, लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन देता है, लोअर बाउंड। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा हमने बिग ओ में समझा था, और एग्जाम्पल हम लोग सेम लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी हो बिग ओ और बिग ओमेगा को। तो क्या था मेरा, 2n+3 था, है ना, fn इक्वल्स 2n+3 है। इसके लिए मुझे बिग ओमेगा को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम सिंपल। यहाँ पे क्या है, 2n+3, ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ, 2n+3 ये ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए c इंटू जी एन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड। अब ये और भी ज्यादा आसान है, बिग ओ से और ज्यादा आसान है। वहां पे हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, जो आपको फंक्शन दिख रहा है यानी कि जो आपको टर्म दिख रहा है आपको क्या कर देना है, n gn के जगह पे, और सिंपली 1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं निकालने के पर्पज से, ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है, डेफिनेशन अभी आपको समझाऊंगा। तो 1 into n, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, क्योंकि जो हमारा 2n+3 होगा ये हमेशा बड़ा होगा 1 into n से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड नहीं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 1। यहाँ n नोड की जगह क्या हो गया, 1 से बड़ा या 1 कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ले ले, ये हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सही में ऐसा होता है क्या। इन का वैल्यू को हम लोग रखते हैं 1, अगर इन के वैल्यू को, अच्छा एक मिनट, इन के वैल्यू को हम लोग रखते हैं 1, अगर इन के वैल्यू को रखे 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स ये हो जाएगा 2 into 1 2 + 3 5, तो देख लीजिए 5 पड़ा है। आप इन के वैल्यू को 2 रख लीजिए, तब क्या होगा, ये 1 into 2 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स 2 दूने 4 और 4 7। आप n की वैल्यू को 3 रखकर देख लीजिए ना, ये हो जाएगा आपका 3, ये हमेशा बड़ा होगा, ये हो जाएगा 2 3 6 6 3 9, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका fn, ये हो गया आपका c, और ये हो गया आपका gn। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये है बिग ओमेगा ऑफ n,
gn हमारा क्या है, n है, यानी कि जो हमारा 2n+3 है ये क्या है, बिग ओमेगा ऑफ n है। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि सर अभी हमने निकाला बिग ओ, वो भी हमने देखा बिग ओ ऑफ n है, और हमने निकाला अभी बिग ओमेगा, ये भी देखा बिग ओमेगा ऑफ n है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। इसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा पीछे वाले वीडियो में, तो मेक श्योर आपने पिछला वीडियो देख लिया हो, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख ले, जब मैंने कंपैरिजन किया था डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो में जो हम लोग समझे थे। देखिए अलग अलग क्लासेस क्या थे, लाइक मैंने लिखा था 1 है ना, log n हो गया, रूट n हो गया, n हो गया, उसके बाद n log n हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका n स्क्वायर हो गया, n क्यूब हो गया, इसी प्रकार से डॉट 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 2 पावर n हो गया या n पावर n हो गया। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं कि ध्यान देना है आपको, ये जो फंक्शन है 2n+3, ठीक है, 2n+3 ये किस क्लास का है, ये है n क्लास का, ये है इस क्लास का। तो जो हमारा बिग ओमेगा है ये क्या बताता है, लोअर बाउंड बताता है। तो ये n क्लास से जितने भी छोटे क्लास है इंक्लूडिंग n क्लास, ये क्या बताएंगे, लोअर बाउंड बताएंगे, ठीक है, लोअर बाउंड। यानी कि आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि 2n+3 जो है ये बिग ओमेगा ऑफ n है, ये तो लिख ही सकते हैं। साथ ही आप लिख सकते हैं कि 2n+3 जो है ये बिग ओमेगा ऑफ रूट n, 2n+3 जो है ये बिग ओमेगा ऑफ log n, ये भी आप लिख सकते हैं, ये तीनों सही है। मगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2n+3 जो है ये बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो n स्क्वायर है ये ग्रेटर देन n है, ठीक है, और बिग ओमेगा क्या बताता है, लोअर बाउंड बताता है। तो ये सभी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यूजफुल कौन है, यूजफुल होगा नियरेस्ट वन। तो नियरेस्ट वन यहाँ पे क्या है, n, तो ये मेरा होगा यूजफुल। अब क्यों हम ऐसा लिखते हैं, क्यों लोअर बाउंड निकालते हैं, ये जब मैंने बोला ना, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफी सारे एल्गोरिथम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे, और चूंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल चुके तो मैं डायरेक्टली फंक्शन लूंगा, अब एल्गोरिथम नहीं लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे मैं फंक्शंस का एग्जांपल लूंगा, और उन सारे फंक्शंस का मैं बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा निकालने का प्रयास करूंगा। प्रयास क्यों करूंगा, निकालूंगा क्यों नहीं, क्योंकि प्रयास इसीलिए क्योंकि काफी सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनका आप थीटा नहीं निकाल पाएंगे, और निकल भी नहीं पाएगा, तो हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट कि बिग ओमेगा क्या कहना चाहता है। बिग ओमेगा सिंपल सा, मैं यहाँ पे अगर आपको ग्राफ बनाकर दिखा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताता है, लोअर बाउंड बताता है। यानी जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन से ये फंक्शन के इंक्लूडिंग जितने भी लोअर फंक्शन है उन सारे को ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें यूज कौन सा करना है, नियरेस्ट वन। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बना दूं तो ये देखिए, ये हो गया आपका ग्राफ, ये आपको पता है ये क्या है, ये हो गया आपका साइज ऑफ n, साइज ऑफ n जिसे इनपुट भी बोला जाता है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ ग्रोथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेट ऑफ ग्रोथ। हमें यहाँ पे डिनोट करना है fn को और gn को, तो जो ग्राफ था ना उसे सीधा उल्टा कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि fn को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये हो गया आपका क्या, fn, और cgn को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से, ये हो गया आपका cgn, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए जो cgn है वो fn से बड़ा भी है, कभी छोटा है, कभी बड़ा है, कभी छोटा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जिस पॉइंट को हम बोलते हैं n नोड, इसके बाद जो cgn होगा हमारा वो हमेशा छोटा होगा, और जो fn है हमारा वो हमेशा
बड़ा होगा, यानी जो फंक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या बताता है, लोअर बाउंड बताता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लोअर बाउंड, है ना। ये नीचे नीचे एक तरह से कह सकते हैं मंडराता रहता है, ठीक है। और जो आपका ये हो गया ओमेगा, और जो बिग ओ होता है वो ऊपर ऊपर मंडराता रहता है। कितना अच्छा एग्जांपल है, देखिए ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, बीच में फंक्शन। जो बिग ओ रहेगा वो फंक्शन के ऊपर ऊपर रहेगा, जो बिग ओमेगा रहेगा वो फंक्शन के नीचे नीचे रहेगा। समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपको ग्राफ ध्यान में है तो आप सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं मैं देखिए आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैं डेफिनेशन लिख रहा था तो मुझे डेफिनेशन याद नहीं था, मैं दिमाग में ग्राफ को एज्यूम करके बोल रहा था। देखिए यहाँ पे आपको कैसे बोलना है, द फंक्शन, ये जो फंक्शन है द फंक्शन एफ एन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मुझे मत देखिए, द फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू big omega of CGN if and only if there exists positive constant C and N node such that the function Fn is greater than, बड़ा है, the function Fn is greater than CGN for all n, ये सारा इधर के बाद जितना n का वैल्यू होगा for all n greater than equals n node के बाद। कितना अच्छा से डेफिनेशन हम लोग समझ गए हैं। तो बस आपको ग्राफ ध्यान में रखना है, डेफिनेशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा, और बाकी आप लोग एग्जांपल के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी काफी सारे एग्जांपल है, चूंकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, मैं समझ रहा हूँ कि 40-45 मिनट में मैं एंड कर दूं इसे, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें काफी सारे फंक्शंस देखेंगे, उसमें हम लोग निकालेंगे बिग ओमेगा, बिग ओ और थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थीटा को। इसमें एक दो एग्जाम्पल और देख ले क्या, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको चूंकि बता दिया है कि जैसे ये 2n+3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन। कैसे लिख सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं, है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है ये पूछ दे, 2n+3 है और इसको मैं लिख सकता हूँ बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन। चलिए कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 2n+3 है, हमें क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स बनाना है, तो कर दीजिए ना। ये हो गया 1 इंटू लॉग एन, ये हमेशा बड़ा होगा। 2n काफी बड़ा वैल्यू है, लॉग एन काफी छोटा वैल्यू है, काफी छोटा वैल्यू है लॉग एन, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा बड़ा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गया आपका Fn, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका Gn। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है 2n+3, ये बिग ओमेगा ऑफ Gn क्या है हमारा, log n है। आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, आप कुछ भी n का वैल्यू रख दीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, मान लिया जाए n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2, तो log बेस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, काफी ज्यादा बड़ा वैल्यू है ये, तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई ऑब्वियस सी बात होगा। आप जितना लोअर बाउंड में जा सकते हैं, लेकिन हमें यूज क्या करना है, यूज हमें करना है जो नियरेस्ट वन होगा, और जो नियरेस्ट वन यहाँ पे n है। अब यहाँ पे चूंकि सिंपल सा एग्जांपल लिए तो आपको n दिख रहा है, लेकिन जो फंक्शन अलग अलग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आएंगे वहां पे आपको ये नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप बोलिएगा एक ही बात सर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन देखिए यही बहुत नेसेसरी है। काफी सारे लोग क्वेश्चन क्या पूछते थे, और आप लोग भी अभी कमेंट क्या कीजिएगा कि हम क्यों आखिर बिग ओमेगा और बिग ओ का वैल्यू निकालते हैं, जबकि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है ना कि n यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काफी सारे जो ऐसे फंक्शंस हमारे पास आएंगे जहां पे मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि ये क्या है, थीटा ऑफ n है या थीटा ऑफ n स्क्वायर है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपर बाउंड या लोअर बाउंड का यूज करते हैं। देखिए जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर पे जाते हैं, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट के लिए, जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं किसी फंक्शन, किसी एल्गोरिदम का, दिए गए एल्गोरिदम का, तो ये इनमें से कोई एक आता है। आपका एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो सकता है, n स्क्वायर हो सकता है, log n हो सकता है, √n टू पावर n या n टू द पावर n हो सकता है, यही हो सकता है ना। हमने देखा था रेट ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, लेक्चर 1.6 था शायद वो, या वो इन सभी का मल्टीपल हो सकता है, लाइक log n, √n प्लस n, n स्क्वायर प्लस n+3, इस प्रकार से। लेकिन
ऐसा भी हो सकता है कि ये इन सभी में से यानी इन सभी का मल्टीपल ना हो, कुछ अलग टर्म हो। वहां पे हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तब हम निकालेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन है ये जिस क्लास का है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये n क्लास का है या रूट n क्लास का है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसके नियरेस्ट वन तक पहुंच सके, है ना। इसीलिए हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आई होप अब आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, और अगर फिर भी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफी सारे डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, आपको एकदम यूं क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है थीटा नोटेशन की ओर। थीटा नोटेशन, ठीक है। और ये थीटा नोटेशन क्या देता है? ये देता है आपको एवरेज बाउंड, किसी भी एल्गोरिथम का। और अगर आप किसी एल्गोरिथम का थीटा बाउंड थीटा नोटेशन में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप थीटा निकाल सकते हैं, तो ये हमेशा प्रीफर रहता है कि आप थीटा पे ही जाएं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा हमें आउटपुट देता है। एक तरह से बोल सकते हैं हमें अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बताता है कि ठीक ठाक बताता है। चलिए, तो आखिर थीटा नोटेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो ये कहता है द फंक्शन, सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। द फंक्शन एक तरह से बोल सकते हैं दोनों का मिक्सचर है। अभी आप लोग देख लीजिए, एफ एन इज इक्वल्स थीटा ऑफ जी एन लिखना चाहिए था, इज इक्वल्स थीटा ऑफ जी एन if and only if there exist positive constants। आप ध्यान देना, यहां से ध्यान देना है, there exist positive constant C1, C2 and n node such that यहां पे ध्यान दीजिए, कंडीशन पे ध्यान दीजिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, C1 into Gn is less than equals Fn is less than equals C2 into Gn for all n greater than equals n node। अब क्या मैंने ये डेफिनेशन रटा हुआ था? नहीं, एकदम नहीं। ग्राफ देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा नोटेशन में क्या कर रहा है, एकदम सिंपल है, घबराना नहीं है। थीटा नोटेशन में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एन, तो हम बोल सकते हैं कि ये थीटा ऑफ जी एन है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल अगर पॉजिटिव कांस्टेंट C1, C2 और n नोड कुछ इस प्रकार है कि C1 इंटू जी एन लेस देन इक्वल्स है फंक्शन के, और वो फंक्शन लेस देन इक्वल्स है C2 इंटू जी एन के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स n नोड। आखिर इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल वही हम लोग लेंगे जो था 4n+3 था, है ना, नहीं 2n+3 था। हाँ, तो एग्जाम्पल हम लोग जैसे ले लेते हैं फंक्शन इक्वल्स 2n+3। इजी वे में हम लोग समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। तो अगर यहाँ पे हम लिख दे 2n+3, अभी जस्ट हमने लोअर बाउंड फाइंड आउट किया, ये क्या हो जाएगा 1 into n, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स 5n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 1। अब ये कैसे लिख दिया मैंने? अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए थे, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका fn, ये हो गया fn, ये हो गया c1, ये हो गया tn, ध्यान देना है, ये हो गया c2 और ये हो गया gn। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ जो gn है वो हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि gn है ना, ये भी n है और ये भी n है। जब हम इस कंडीशन को इस प्रकार से सेटिस्फाई कर पाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये थीटा ऑफ gn है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 2n+3 है ये थीटा ऑफ n है। कैसे? ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 2n+3 है, 2n+3 जो हमारा फंक्शन है उसके लिए हम एक ऐसा gn दे सकते हैं जो कि क्या हो लेस देन भी हो c इंटू gn,
और एक ऐसा भी सी इंटू जी एन दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे C2 बोला है, सी इंटू जी एन दे सकते हैं जो कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल हो, तब हम बोल सकते हैं ये थीटा ऑफ एन होगा। इसका ग्राफ समझते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया ग्राफ, ठीक है, और ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, साइज ऑफ एन, और ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ ग्रोथ। चलिए यहां पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट और C1GN को देखें, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं FN को, फंक्शन को। तो ये मान लिया जाए ये है आपका कुछ फंक्शन FN, ठीक है, ये FN 2n+3 हो गया। नाउ अगर आप देखें C1GN को, ठीक है, तो C1GN आपका कुछ इस प्रकार से, ये हो गया C1GN। और अगर आप देखें C2GN को, तो C2GN कुछ इस प्रकार से ऐसे ले लीजिए, ये हो गया आपका C2GN। तो देखिए ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि n के कुछ, ये 0 हो गया, n के कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए ये जो C2GN है, C1GN है और जो FN है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी इक्वल्स, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n नोड हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद जो C1GN होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा फंक्शन के, और जो C2GN होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा फंक्शन के। तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इक्वल्स थीटा ऑफ GN होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। ये क्या हो गया आपका C2GN, ये हो गया आपका बिग O जो फंक्शन के ऊपर ऊपर है, और ये C1GN क्या हो गया, ये हो गया बिग ओमेगा जो फंक्शन के नीचे नीचे है। लेकिन यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है थीटा का, कि ये जो दोनों GN है ये हमने यहाँ पे सेम रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको कैसे ये है हो रहा है मैं समझाता हूं। यहां पे मैंने लिखा 2n+3 इक्वल्स थीटा ऑफ n। थीटा ऑफ n का मतलब क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये 1, फिर शायद log n था, हाँ log n, फिर रूट n था, n और n² 2n जो भी हो। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये बिलोंग करता है इस n क्लास से, तो हम सिर्फ इस n क्लास को ही बोल सकते हैं थीटा ऑफ n। यानी कि हम यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2n+3 इक्वल्स थीटा ऑफ n², या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2n+3 इक्वल्स थीटा ऑफ रूट n या log n। ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये क्या है, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा क्या बताता है, एग्जैक्टली हमारा फंक्शन किस क्लास का है ये बताता है थीटा नोटेशन। तो हम कैसे नहीं लिख सकते, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का। अगर मैं लिखना चाहूं 2n+3 इक्वल्स थीटा ऑफ n², तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस जो क्लास है इस क्लास के इधर जाऊंगा तो मेरा जो ये वाला कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अगर इस क्लास से मैं छोटे वाले क्लास की ओर मूव करूंगा तो फिर ये ग्रेटर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ट्राई करके, एक बार इसके लिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2n+3 n² के लिए, और यहां पे हम लिख सकते हैं इसे 5n²। लेकिन यहां पे क्या लिखिएगा, यहां पे अगर आप n² भी लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? कई लोगों को लगेगा नहीं n² तो सही हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रख के देखिए तो, n का वैल्यू 2 रख के देखिए तो यहां पे मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बोला था कि जब आप n लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये 1 2 3 लाइक इस सारे वैल्यूज के लिए नहीं, n का मतलब क्या है 0 to infinity। तो अगर आप ग्रेटर वैल्यूज के लिए सोचें और वहां पे आपको जाकर के सोचना है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, लाइक अगर मैं यहां पे देखूं तो n के स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर दे रहे हैं। हम कंसीडर कहां से कर रहे हैं, n नोड के बाद से, n नोड के बाद से, जब C1G1 हमारा छोटा है और C2Gn हमारा बड़ा है। जैसे
यहाँ पे मैंने बोला कि 2n+3 = थीटा ऑफ n स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन आपने लिखकर बता दिया कि सर देखिए तो ये तो कंडीशन हमारा सही हो रहा है, काहे नहीं लिख सकते n स्क्वायर। तो देखिए हम आपको बता देते हैं काहे नहीं लिख सकते हैं। अभी अगर आप मान लिया जाए यहाँ पे n का वैल्यू आपने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स 1, ऐसा नहीं होगा। हाँ, n के कुछ शुरुआती वैल्यूज के लिए कंडीशन ट्रू हो सकता है, लाइक अगर आप n का वैल्यू 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5, ये भी हो जाएगा 5। बोलिएगा सर ये तो सही हो गया। चलिए n का वैल्यू 2 रख कर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 7 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 5 20, ये भी सही हो गया सर। n का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो ये हो जाएगा 3 × 9 लेस देन इक्वल्स, ये हो जाएगा 2 × 6 + 9 और ये हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 45, ये हो जाएगा 45। अभी भी कंडीशन ट्रू हो गया। अब जरा देखिए कमाल, n का वैल्यू 4 रखिए तो ये हो जाएगा 16 लेस देन इक्वल्स 9, 4 दूनी 8 और 8 3 8 और 3 अगर आप बोले तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 और ये क्या हो जाएगा 4 × 16 16 × 80, तो ये हो गया 80। यहाँ पे देखिए क्या हो गया 16 इज लेस देन इक्वल्स 11, ये कंडीशन फॉल्स हो गया आपका। क्या आपने लिख दिया n ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो आपको शुरुआत में जोश में नहीं आना है कि एकदम हाँ एकदम कंडीशन सही हो रहा है, 3 को चेक कर लिए, ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ n स्क्वायर लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थीटा लिख रहे हैं तो वो कोई एक ही क्लास से बिलोंग कर सकता है, या तो ये n थीटा ऑफ n होगा या थीटा ऑफ n स्क्वायर होगा या थीटा ऑफ समथिंग होगा, दो नहीं हो सकता है, दो क्लास का, क्योंकि थीटा हमें एग्जैक्ट बताता है कि हाँ यही है, ठीक है, इसी क्लास का है ये। लेकिन अगर मैं बिगो की बात करूं तो ये क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है, यानी इस क्लास का भी हो सकता है या इससे अपर भी हो सकता है। अगर मैं बिग ओमेगा की बात करूं तो ये लोअर बाउंड बताता है, यानी कि वो एग्जैक्टली उसी क्लास का हो सकता है या उस क्लास का नहीं है तो उसके आसपास लोअर में होगा। लेकिन थीटा एग्जैक्टली बताता है ना कि ये जो हमारा फंक्शन है ये n ही क्लास का है, ये किसी दूसरे क्लास का नहीं हो सकता है। तो देख लिया आपने, एकदम शुरू में कंडीशन सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू जैसे ही 4 मैंने किया तो उसका कंडीशन फॉल्स हो गया। और ये आपको लग रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होते हैं उसका जो फंक्शन निकल करके आता है उसमें n के कई 1000 वैल्यूज के लिए जो होता है कंडीशन ट्रू होता है, लेकिन वो आगे जाकर के कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, तो हम वो आगे वाले को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि n हमारा 0 to इन्फिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, n हमारा 0 to इन्फिनिटी हो सकता है। पॉजिटिव क्यों लेकर चलते हैं, कई लोगों का ये डाउट रहता है। तो भैया n क्या है, साइज ऑफ n है, इनपुट है, तो इनपुट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, पॉजिटिव ही ना रहेगा, तो इसीलिए इसे हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे थीटा को, कि थीटा क्या देता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो ये किसी एक ही क्लास का हो सकता है, इधर n और √n और n स्क्वायर और समथिंग एल्स, ठीक है, कभी भी दो नहीं हो सकता है, तो ये आपको गलती नहीं करना है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन में पढ़ना था स्टूडेंट। एक बार जल्दी से मैं रिकैप दे देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में, देखा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन टोटल 3 होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, या बोले तो फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना सिंबॉलिक वे में जिससे पता चल सके कि ये फंक्शन सो एंड सो क्लास का है। सबसे पहले हमने देखा बिग ओ, अगर ग्राफ की ओर आए हम तो हमने देखा कि बिग ओ क्या बताता है, हमें अपर बाउंड बताता है ना, सी ऑफ जी एन यहाँ पे क्या है, अपर आफ्टर एन नोड। उसके बाद हम लोग पढ़े ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, लोअर बाउंड बताता है, यानी कि एन नोड के बाद, एन के एक स्पेसिफिक पॉइंट वैल्यू के बाद ये क्या होगा, हमेशा लोअर रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थीटा नोटेशन, जो कि क्या बताता है, एग्जैक्ट फंक्शन बताता है किस क्लास का है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, तो यहाँ पे आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट वो एकदम फिनिश हो गया। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि
कहीं डाउट वगैरह है या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। या अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो कमेंट आप नहीं कर सकते तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा @firstpodyt, आप इसे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ऑफिशियल फर्स्ट पोड लेट्स बिगिन का। वहां पे आप पिक्चर वगैरह शेयर कर सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको डायरेक्टली दे सकूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया हो और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि डीएसए का जो नेक्स्ट वीडियो आए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अभी हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ा है तो काफी सारे फंक्शंस लेंगे जैसा मैं बार बार वीडियो में बताता और उसका हम लोग निकालेंगे बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।